तो अगले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एक सेल का इन्वेंशन हुआ, किस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, कौन से गैजेट से हुई। तो ये सब हमने अगले वीडियो में देख चुके थे। उसके बाद कुछ लाइफ स्केल भी देखे कि भाई कौन से सेल की कितनी स्केल है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब जो लिविंग प्रॉपर्टी है वो कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पर दो टाइप की लिविंग प्रॉपर्टीज होती है, एक है यूनिसेल्यूलर, एक है मल्टीसेल्यूलर, जैसे मैंने आगे बताया था। क्या है यूनिसेल्यूलर? जहाँ कहीं पर यूनि का वर्ड आपको दिख जाए उसका मतलब होता है एक, सिंगल। ओके, तो यूनि का मतलब है सिंगल, सेल्यूलर का मतलब है सेल, मतलब ऐसा कोई जीव अथवा तो ऐसी कोई लिविंग प्रॉपर्टी जो सिंगल सेल से बनी हो। ठीक है, और ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो मल्टी सेल से बनी हो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर, और जो सिंगल सेल से बनती हो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्यूलर। उसके बाद यूनिसेल्यूलर, दोनों के बीच एक डिफरेंट दिखाया गया है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जैसे मैंने आपको बताया। और मल्टी सेल्यूलर कैसे बनता है? मेड अप विथ मैनी नंबर ऑफ सेल्स। ओके, उसके बाद single cell able to perform all the life processes like obtaining food, respiration, extraction, growth and reproduction. सिंगल सेल भी हमारी तरह, मल्टी सेलुलर की तरह सारी के सारी जो ऑर्गन सिस्टम्स है, ठीक है, वो एक ही सिंगल में, एक ही सेल में आते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस वो कर सकते हैं जिस तरह से हम अपनी लाइफ प्रोसेस करते हैं। ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन सिस्टम, उसमें भी एक्सट्रैक्शन होती है, हमें भी एक्सट्रैक्शन होती है, उसका भी ग्रोथ होता है, हमारा भी ग्रोथ होता है, उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, और मल्टी सेलुलर में भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो सब एक ही सेल में होता है। उसके बाद मल्टी सेल्यूलर में क्या है कि सेल्स हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटी। मल्टी सेल्यूलर में हर एक सेल का अपना एक फंडामेंटल एक्टिविटीज होती है, उनको फंक्शनल एक वर्क दिया जाता है कि यार आंखों के सेल है तो उनको देखने के लिए और रंग को परखने के लिए है। जैसे किडनी के सेल है वो एक्सट्रैक्शन के लिए। तो बहुत सारे सेल की जो प्रकार होते हैं वो मल्टी सेलुलर में होते हैं, और सबका एक पर्टिकुलर वर्क होता है, और उसी पर्टिकुलर वर्क से वो काम करते हैं। ठीक है, और उनकी लाइफ भी सिमिलर बेसिक लाइफ एक्टिविटीज भी होती है। ठीक है, उसके बाद कैन नॉट बी डिलीवर्ड इनटू सेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दे कैन से दे कैन नॉट डिवाइडेड इनटू सेल, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एंड यहाँ पर लिखा है डिफरेंट शेप एंड एग्रीगेटेड टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू। मतलब यूनिसेल्यूलर में क्या होता है कि कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता। और यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर में क्या है कि ये प्रॉपर पर्टिकुलर शेप होता है, जहाँ कहीं भी जो इसका जो पर्टिकुलर काम होता है वहाँ ही वो उसी शेप में बैठ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल्स दिए हैं, अमीबा, पैरामीशियम। तो यहाँ पर आपको पैरामीशियम नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, हम सभी मल्टी सेलुलर है। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए देखते हैं। It performs all life function like intake of food material, extraction, metabolism, respiration, irritability, एक्सट्रैक्शन। मतलब सारी की सारी जो लाइफ में जो भी प्रोसेस हो रही है, हम जो भी लाइफ को जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस कर रहे हैं उसमें सेल का संपूर्ण योगदान है। मतलब फूड मटेरियल्स, एक्सट्रैक्शन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन सिस्टम, सब में पर्टिकुलर सेल होते हैं। मतलब सबका बेसिक क्या है? सेल ही होता है। यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर, सेल यूजुअली प्रोसेस अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। यस, आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि सेल का क्या है। अगर हम सेल को एक बेसिक यूनिट बता रहे हैं तो सेल के अंदर भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि सेल के अंदर कोई प्रोसेस हो रही हो, वो हमें दिखना चाहिए। तो मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। सेल के अंदर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जस्ट 1 मिनट, मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ।
ब्रश से। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो सेल वॉल है, ठीक है। तो वो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर छोटे 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 कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, और हर ऑर्गेनल्स का अपना कार्य होता है, अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है। जैसे रिबोसोम है, गोल्गी का है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे न्यूक्लियस होता है हमारे यहाँ। तो वो सब क्या कहते हैं, उनको ऑर्गेनल्स को बोलते हैं। कि सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सेल के अंदर, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईच सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ओके, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस। यस, यहाँ पर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे रिबोसोम है, रिबोसोम का मेन वर्क क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। उसके बाद क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल, क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल किसका काम है, वो है सेल वॉल का, और पर्टिकुलर जो किसको अंदर आने देना है, किसको बाहर जाने देना है, ये सब कौन देखता है, सेल वॉल। उसके बाद लिपिड सिंथेसिस में भी के लिए भी ऑर्गेनल्स होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, जो सारे ऑर्गेनल्स को पर्टिकुलर, न्यूक्लियस क्या होता है, जैसे हमारा दिमाग है हमारी बॉडी को जो जैसे कंट्रोल करता है, उसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे सेल को कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये हमारे सेल को कंट्रोल करता है, सेल के ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो सारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स है उनका पर्टिकुलर वर्क होता है। जैसे गोल्गी है, उसके बाद लाइसोसोम है, लाइसोसोम का क्या काम है कि जो भी बैक्टीरिया सेल के अंदर घुस जाते हैं उस बैक्टीरिया को मार देता है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर से एक लाइसोजाइम नाम का एक लिक्विड निकलता है, वो क्या होता है कि वो अंदर बैक्टीरियाज को मार देता है और हमारे सेल को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो पर्टिकुलर सबका एक प्रॉपर वर्क होता है, ठीक है। तो चलो आगे जाते हैं। वॉट इज सेल मेड अप ऑफ, यस, सेल कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो अ सेल इज अ टाइनी mass of protoplasm which surrounded by a membrane and is capable of performing all function of life। मतलब सेल कैसे बनता है, a cell is a tiny mass of protoplasm, ठीक है, which is surrounded by a membrane and capable of performing all function life। मतलब सेल कैसे बनता है कि एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म आसपास होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर्टिकुलर सेल का निर्माण होता है। अ टिपिकल सेल इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री पार्ट, यस, थ्री पार्ट में टिपिकल सेल बनता है। फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू क्रिएट अ सेपरेट एनवायरनमेंट। उनके अंदर किसी भी सेल में अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस फॉर द कंट्रोल, हमारा ब्रेन जैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरह से सेल के अंदर न्यूक्लियस उनका ब्रेन कहलाता है, जैसे वो सेल को कंट्रोल करता है। उसके बाद होता है साइटोप्लाज्म, प्रोसेसिंग मेटाबॉलिक मशीनरी। सेल के अंदर का पर्टिकुलर जो लिक्विड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है कि वो एक वॉल होती है, वो कवर करती है सेल को। उसके बाद न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस सारे ऑर्गेनल्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हमारा सेल के अंदर एक पर्टिकुलर लिक्विड होता है जो एक जगह से दूसरी जगह तक एक न्यूट्रिशन पहुंचाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक मशीनरी को प्रोसेस करना। जैसे हमारी गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती, उसी तरह से हमारा सेल भी साइटोप्लाज्म के बिना नहीं चलता, ठीक है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई गई है कि यहाँ पर सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे सेल वॉल, यहाँ पर ये सब ओरिजिनल तस्वीरें हैं, ठीक है। तो सबको हम पर्टिकुलर पढ़ते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक membranous covering of the cell that separates its content from external environment is called plasma membrane। जैसे हमारी बॉडी में हमारी जो स्किन है वो हमको प्रोटेक्ट करती है
कि कोई भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया फंगल अंदर ना घुस जाए, तो हमारी स्किन उसको प्रोटेक्ट करती है। उसी तरह से सेल के आसपास एक पर्टिकुलर कवर होता है जो उसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो भी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली पेरामेबल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली पेरामेबल होता है। जो कुछ सिलेक्टिव चीज़ें ही उस मेम्ब्रेन के अंदर घुस सकती है, जा सकती है, जिसके पास पासिस हो गए। ऐसे पासिस का मतलब जो भी हमारे सेल के लिए अच्छा होगा वही अंदर जा सकता है, जो भी हमारे सेल के लिए बुरा होगा वो अंदर जा नहीं सकता। वो है सिलेक्टिवली पेरामेबल। यहाँ पर आपको गौर करना है कि सिलेक्टिवली पेरामेबल क्या होता है। जो भी सेल चाहेगा कि ये न्यूट्रिशन और ये तत्व हमारे सेल के अंदर जाना चाहिए, तो उसी को सेल अंदर लेगा। बाकी कोई बैक्टीरिया होगा जो भी सेल को हानि पहुंचाना चाहेगा, वो सेल के अंदर जा नहीं सकता। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी से कंट्रोल करता है। उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इन आउट एंड इनसाइड। ठीक है, तो कैसा बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनता है कि बाइलिपिड लेयर, मतलब 2 लिपिड लेयर से होता है। उसके बाद लिपिड के ऊपर एक प्रोटीन का लेयर होता है। ठीक है, सॉरी, अंदर एक प्रोटीन का लेयर है, बाहर 2 लिपिड के लेयर है। ठीक है, तो वो सिलेक्टिवली पेरामेबल हमको देते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स आर अटैच्ड एट प्लेस्ड ऑफ आउटर सरफेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। कुछ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वो लिपिड के आसपास एक बॉन्डिंग बनाते हैं, वो भी अपना एक पर्टिकुलर लेयर बनाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो शेप टू कंटेंट ऑफ सेल, मैकेनिकल बैरियर, सेमी पेरामेबल, एंडोसाइटोसिस, recognition center, flow of information, osmosis, cell continuity, modified to perform special function like absorption of microvilli. Okay, यहाँ पर उनके फंक्शन लिखे हैं कि फंक्शन क्या है? शेप ऑफ कंटेंट ऑफ सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पर्टिकुलर शेप देता है। अगर सोचो हमारी बॉडी के आसपास कोई स्किन हो ही ना, तो हमारा कोई पर्टिकुलर शेप होगा? कैसे होगा? हमारा शेप कैसे लिखेगा? कुछ देर के लिए गेस कर लो। तो इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ना हो तो हमारा सेल कैसे दिखेगा? उनका शेप क्या होगा? वो पर्टिकुलर शेप होगा नहीं। तो किसी भी सेल को पर्टिकुलर शेप देता है। उसके बाद मैकेनिकल बैरियर है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और बहुत सारी मशीनरीज होती है, वो अंदर अंदर न्यूट्रिशन पैदा करते हैं। उसके बाद सेमी पैरामेबल, जैसे मैंने आपको बताया, एंडोसाइटोसिस। उसके बाद रिकॉग्निशन सेंटर, यस, सेल रिकॉग्नाइज करता है कि भाई कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम सेल का यही है, रिकॉग्नाइजेशन सेंटर। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यस, सेल के अंदर से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिशन को पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ये सब किसका काम है? सेल का ही काम है। ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही काम है। उसके बाद ऑस्मोसिस, सेल कंटिन्यूटी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे एक घर के बाजू में दूसरे घर की कॉमन दीवार होती है ना, तो हम उसको वॉल कंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से वो सेल कंटिन्यूटी देता है। अगर आजू बाजू कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो ही ना, आजू बाजू कोई सेल वेल हो ही ना, तो दूसरा सेल उस सेल से अटैच कैसे करेगा? मतलब सारा फ्लूइड, हमारा सारा साइटोप्लाज्म इधर उधर भाग जाएगा। ठीक है, तो उसको सारा साइटोप्लाज्म को बांधने के लिए और सेल को कंटिन्यू रखने के लिए, दूसरे सेल को जोड़ने के लिए हम पर्टिकुलर सेल वॉल तो चाहिए ना। ओके, उसके बाद मॉडिफाइड परफॉर्म स्पेशल फंक्शन लाइक एब्सॉर्प्शन ऑफ माइक्रोविलीज, यस, वो सेल वॉल है और उसको हमने सेमी पैरामेबल बोला था, मतलब वो अपने आप में मॉडिफिकेशन कर सकता है कि जैसे छोटे छोटे एब्सॉर्प्शन ऑफ माइक्रोविलीज, छोटे छोटे जो कुछ तत्व होते हैं जिसको अंदर लेना है तो वो एब्सॉर्प्शन करके ले सकता है। उनके पास इतनी अथॉरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ तस्वीरें दिखाई दी गई है। यहाँ पर मैं जूम करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर ओलिगोसेकेराइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स दिखाया गया है, पैराफेरल प्रोटीन दिखाया गया है, इंट्रासेल्यूलर मैट्रिक्स दिखाया गया है और इंटरगल प्रोटीन दिखा रहा है। मैं आपको ये सब समझाता हूँ कि मतलब ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। जैसे हमने आगे बताया ना कि एक पर्टिकुलर फैट की एक लाइनअप होती है उसके आसपास, और कार्बोहाइड्रेट का भी बॉन्डिंग होता है, तो वही है ओलिगोसेकेराइड। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, हमारे सेल का अंदर जो प्रॉपर पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म होता है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म बाहर भी होता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिले। ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन भी होता है उसके आसपास कि किसी भी फंगल को अंदर न जा ना सके। उसके बाद इंटरगल प्रोटीन, उसके बाद इंट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, ये सब सेल वॉल की फंक्शंस हैं। ठीक है। यहाँ पर ओरिजिनल सेल वॉल आपको दिखाई गई है। तो बायोमोलिकुलर लिपिड यहाँ पर दिखाया गया है, देख सकते हैं आप, ओरिजिनल प्रिंट है ये सब। ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर दिखाया कि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, किस तरह से मेम्ब्रेन के आसपास ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह से। हमने उसको बोल तो दिया कि भाई सेमी पैरामीबल है, तो लेकिन कैसे है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन एक्ट एज फिजिकल बैरियर बिटवीन द ऑर्गेनल्स ऑफ सेल एंड इट्स साइटोप्लाज्म एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब पर्टिकुलर फिजिकल बैरियर्स उनके पास होते हैं, तो उसके अंदर एक वो बोलते हैं ना कि एक पैरामेडिकल एक्टिविटीज होती है। ठीक है। तो उसके बाद इम्पेरामेबल, मतलब सब्सटेंस डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन। उनके आसपास एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है जो सिलेक्टिवली न्यूट्रिशन को ही अंदर जाने देता है। तो इम्पेरामेबल किसको बोलते हैं कि डू नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, इम्पेरामेबल मेम्ब्रेन के आसपास जा ही नहीं सकता, आर पार जा ही नहीं सकता। उसके बाद पैरामेबल, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू, मतलब पैरामेबल कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जो अंदर सेल के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है। जो उसको सेल बुलाता है अंदर कि भाई ठीक है, ओके आप जा सकते हैं, उनको गेट पास मिल गया है। उसके बाद सेमी पैरामेबल, सेमी पैरामेबल मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जा सकती है और कुछ ऐसी चीज़ों को वो बाहर ही रोक सकता है। और सिलेक्टिवली पैरामेबल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आगे। उसके बाद यहाँ पर है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं। जब मैं आपको मिलूँगा तब बहुत सेल के बारे में कुछ बताऊँगा एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। कि सबसे पहले इतना समझ लो कि सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग एटीपी, मतलब एटीपी मतलब हमारी एक इनडायरेक्ट एनर्जी होती है। एटीपी हम क्या करते हैं कि हम खाना खाते हैं, वो खाना हमारे पेट में जाता है, पेट में जाकर उस खाने का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, वो खाना कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज बनता है, लिपिड में से ट्राइग्लिसराइड बनता है, प्रोटीन में से एमिनो एसिड बनता है। वो खाने के जो हर पार्टिकल्स होते हैं वो टूटते हैं, और खाने के जो हर पार्टिकल, हर छोटे छोटे पार्टिकल्स जब भी टूटते हैं, जब भी ग्लूकोज टूटता है तो उसमें से एक पर्टिकुलर एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी होती है एटीपी। ठीक है। वो इनडायरेक्ट एनर्जी हमारे शरीर के अंदर होती है, उसको हम एटीपी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। ये सब सिर्फ आपको याद रखना है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये हमारी पर्टिकुलर इनडायरेक्ट एनर्जी होती है। तो वो क्या होता है, सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग एटीपी। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे बोलते हैं कि अगर एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आपको क्या भरना पड़ेगा, मतलब कुछ टोल टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी टोल टैक्स है, और वो टोल टैक्स एटीपी के स्वरूप में होता है। मतलब कुछ एनर्जी आप खर्च करो और आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सब्सटेंस पास थ्रू मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। ये गवर्नमेंट नौकरी वाले। ठीक है। कि भाई हम तो भाई पैसा नहीं देंगे टोल टैक्स पे, हम हमारी कोई भी एनर्जी एटीपी यूज़ नहीं करेंगे, कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी हम पास थ्रू हो जाएंगे, फिर भी हम आगे जाएंगे। इनके पास गवर्नमेंट नौकरी है और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वाले को पास गवर्नमेंट नौकरी है भी, वो बेचारे फंस चुके हैं इसमें। उसके बाद बल्क ट्रांसपोर्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड फूड पार्टिकल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। बहुत सारे लार्ज अमाउंट में वो
पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या कुछ सब्सटेंस होते हैं वो पास थ्रू हो जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा कॉन्ट्रैक्चुअल बेस होता है। ठीक है, तो ये सब एक्टिव और पैसिव की ट्रांसपोर्टेशन की कुछ बातें हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होती है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई है कि यूनिट ट्रांसपोर्ट मतलब कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल, सिर्फ एक ही पार्टिकल अंदर प्लाज्मा के अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है। उसके बाद सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट का मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकल अंदर गया, दूसरा पार्टिकल भी अंदर जाएगा। उसके बाद एंटीपोर्ट क्या होता है कि एक पार्टिकल अंदर जाएगा तभी दूसरा पार्टिकल बाहर आएगा, या तो दूसरा पार्टिकल बाहर जाएगा तभी फर्स्ट पार्टिकल अंदर जाएगा। ठीक है, उन दोनों को कंबाइन करके उनको कॉन्ट्रास्ट पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई है। ओके, तो मैंने जैसे आपको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन बताया कि भाई पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इन टू टाइप्स, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस जस्ट लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन विल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इट गिवन स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि जब भी मेम्ब्रेन होता है तो मेम्ब्रेन के आसपास दोनों का एक डिफरेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए। ठीक है, या तो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, तो जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन को देखता है तो उस तरफ भागने लगता है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट के हिसाब से डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंस यहाँ पर दिखाया गया भाई, हेल्प टू स्प्रेड अ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है, तो डिफ्यूजन से क्या होता है कि जो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो अंदर जाने लायक है कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो उसके आसपास, उसके आर पार डिफ्यूजन के हिसाब से चले जाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंट के हिसाब से वो अंदर चले जाते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर गेट पास हुआ। ठीक है, उसके बाद है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है कि डिफाइन एज अ डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी पेरामेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी पेरामेबल मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या होता है कि पर्टिकुलर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन को या तो लो करते हैं या तो उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन या तो लो हो जाता है जिससे एक फ्लो आगे बढ़े, या तो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है जैसे वो फ्लो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकल जाए। ओके, यहाँ पर कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाए गए हैं ऑस्मोसिस के। इसके डीप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, जब मैं आपको हम आपको मिलेंगे तब कुछ एक्टिविटीज़ करके हमको दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच में क्या डिफरेंट है। तो इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ओके, तो डिफ्यूजन के किस किस में होता है, मतलब या तो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है। ऐसे तीनों के तीनों सब्सटेंस अंदर पास थ्रू हो सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में ओनली लिक्विड बेस ही होता है। उसके बाद इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी पेरामेबल मेम्ब्रेन। और ऑस्मोसिस में क्या है कि रिक्वायर्स सेमी पेरामेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन को सेमी पेरामेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी पेरामेबल मेम्ब्रेन की बहुत ज़रूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर है इट इक्विलाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। हाँ, एक जगह से कॉन्सेंट्रेशन दूसरी जगह पर हायर से लो तब जाएगा तो मतलब दोनों तरफ इक्वल तो होगा कॉन्सेंट्रेशन। अगर एक तरफ लो है एक तरफ हाई है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तरफ जाएंगे तो हाई से लो होगा और लो से हाई होगा, मतलब दोनों तरफ इक्वालिटी बन जाएगी हमारी। और यहाँ पर ऑस्मोसिस में इक्वालिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। तो भाई ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के टाइप क्या है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के टाइप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप होते हैं। हाइपोटोनिक होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं और हाइपरटोनिक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है हाइपोटोनिक।
विच हैज़ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन अनदर सॉल्यूशन। ठीक है, जो भी हाइपोटोनिक होता है विच हैज़ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लोअर देन अनदर सॉल्यूशन, मतलब कोई अदर सॉल्यूशन से अंदर का, मतलब सेल के अंदर का सॉल्यूशन किसी बाहर का सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन का होता है। ठीक है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बाहर से अनदर सॉल्यूशन से लो होता है। उसके बाद आइसोटोनिक, मतलब दोनों तरफ सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन होता है, बाहर का सॉल्यूशन और अंदर का सॉल्यूशन दोनों तरफ सिमिलर कॉन्सेंट्रेशन होता है। हाइपरटोनिक क्या है कि विच हैज़ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन हायर देन दैट अनदर सॉल्यूशन, मतलब सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है जैसे सेल की बाहर की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनकी कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हायर होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, मतलब हाइपोटोनिक क्या होता है, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन डाउन होता है। आइसोटोनिक में दोनों तरफ सिमिलर, और हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। ओके, यहाँ पर कुछ ऑस्मोसिस के टाइप दिखाई दे रहे हैं, मतलब एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सट्रोमोसिस। ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है कि भाई ऑस्मोस्टिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल सिस्टम, मतलब एंडो ऑस्मोसिस। और एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है कि ऑस्मोसिस विड्रॉल द वाटर फ्रॉम द सिस्टम। जैसे हमने आपने वो किशमिश खाई होगी ना, मतलब जो किशमिश होता है जो अंगूर से बनती है, तो अंगूर से किशमिश बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अंगूर के अंदर का जो भी कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, कैसे, वेपराइजेशन से। ठीक है, तो अगर वो अंगूर बाहर अगर खुले में छोड़ दिए जाए तो कुछ दिनों के बाद वो सिकुड़ जाते हैं, तो उसको हम एक्सोमोसिस बोलते हैं, मतलब अंदर का, सेल के अंदर का पर्टिकुलर जो वाटर वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसको हम एक्सोमोसिस बोलते हैं। और एंडोमोसिस किसे बोलते हैं कि अगर उसी किशमिश को हम पूरी रात पानी में भिगो दे तो बाहर का पानी उस किशमिश में भर जाता है, मतलब एंट्री ऑफ वाटर। ठीक है, तो वो किशमिश सुबह फूल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमोसिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई गई है कि पानी कहाँ से बाहर जा रहा है, कहाँ से अंदर आ रहा है।